बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेजर्ट रोज़ साइकिक्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो है डीएनए का स्ट्रक्चर और डीएनए का फंक्शन। डीएनए हर जिंदा सेल का बेसिक पार्ट होता है और ये हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। इस वीडियो में हम डीएनए का स्ट्रक्चर को समझेंगे और उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डीएनए एक लार्ज मास्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और उन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? उन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है। इट्स द स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिकल मटेरियल। डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल है, एक जेनेटिकल मटेरियल है। हेरिडिटरी मटेरियल ऐसे केमिकल को कहा जाता है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स या पेरेंट्स के ट्रेड्स को नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र करता है। मतलब ऑफस्प्रिंग्स में जो ट्रेड्स या सिमिलरिटीज़ होती हैं वो पेरेंट्स की डीएनए इन्फॉर्मेशन से ट्रांसफ़र हुई होती हैं ऑफस्प्रिंग्स में। ये जेनेटिकल मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है और ये सब ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। इसका नेचर एसिडिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, इसलिए इसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। डीऑक्सीराइबोज का मतलब है राइबोज शुगर से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए तो डीऑक्सीराइबोज शुगर बनती है, और न्यूक्लिक इसलिए कि ये मोस्टली न्यूक्लियस में पाया जाता है। डीएनए का स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए एक पॉलीमर है। पॉली मीन्स मैनी एंड मर्स मीन पार्ट्स। जब बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं तो वो मिलकर बनाते हैं पॉलीमर, और जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको कहते हैं मोनोमर्स। तो डीएनए के मोनोमर्स क्या हैं? डीएनए के मोनोमर्स हैं न्यूक्लियोटाइड। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए आर न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए का स्ट्रक्चर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं और मिलकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। ये एक ट्विस्टेड लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, मीन्स 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें न्यूक्लियोटाइड को समझना होगा। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। न्यूक्लियोटाइड 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। नंबर 1 फॉस्फेट ग्रुप, नंबर 2 नाइट्रोजनस बेसेस एंड नंबर 3 पेंटोज शुगर। नाइट्रोजनस बेसेस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड नाइट्रोजन रिंग्स। नाइट्रोजन बेसिस 2 टाइप्स की होती हैं, प्यूरिन एंड पेरिमिडीन। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन के एग्जाम्पल्स हैं, जबकि पेरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन के एग्जाम्पल हैं। प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, जबकि पेरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। जैसे कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स से मिलकर बना होता है, तो इन दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में जुड़े रखने के लिए, ज्वाइन रखने के लिए इनके दरमियान नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, और नाइट्रोजनस बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ हेल्ड होती हैं। These 2 strands are held together by hydrogen bonds between nitrogenous bases। ये दोनों strands जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के ज़रिए। और नाइट्रोजनस बेसिस कौन सी हैं? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन हमेशा पेयरिंग करता है थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए, और गुआनिन पेयरिंग करता है साइटोनिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए। डीएनए की एक टर्न में 10 नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होती हैं। एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरे नाइट्रोजनस बेस के दरमियान फासला होता है 0.34 नैनोमीटर का, और एक डीएनए का जो डायामीटर होता है ये 2 नैनोमीटर का होता है। सेकंड स्ट्रक्चर है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर एक 5 कार्बन कार्बोहाइड्रेट है। इसके पास 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर से बनता है। फर्स्ट कार्बन के साथ ऑलवेज नाइट्रोजन बेस लगाई जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। मतलब पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेस लगी होती है, और नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के साथ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए अटैच होती है। तो ये स्ट्रक्चर नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर और तीसरा कंपोनेंट इनके साथ ऐड होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये तीनों कंपोनेंट मिलकर जो यूनिट बनाते हैं उस यूनिट को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ये फॉस्फेट ग्रुप पेंटोज शुगर के 5 कार्बन पे अटैच होता है, और ये जिस बॉन्ड से अटैच होगा उस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। पेंटोज के फर्स्ट कार्बन पे लगेगा नाइट्रोजनस बेस और 5th कार्बन पर लगेगा फॉस्फेट ग्रुप। ये एक न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो गया। तो अब चेन बनाने के लिए एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होना चाहिए।
तो एक न्यूक्लियोटाइड के पेंटोस के 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और 1st कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस अटैच है और इसके 3rd कार्बन पे अटैच होगा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप। सिमिलरली ऐसे ही 3rd कार्बन पे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। इस तरह एक चेन फॉर्म होगी, एक स्ट्रैंड फॉर्म होगा। इस स्ट्रैंड का एक एंड पे हमेशा 5th कार्बन पे अटैच होगा एक फॉस्फेट ग्रुप जो किसी और न्यूक्लियोटाइड से अटैच नहीं होगा। इसी तरह एक एंड पे एक न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन पे होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो किसी नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड से अटैच नहीं होता। यही वजह है कि पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन को डायरेक्शन देते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम और इसका दूसरा स्ट्रैंड होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड के डायरेक्शन में। तो जो डीएनए का स्ट्रैंड फॉर्म हुआ है फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। जो स्ट्रैंड है डीएनए का वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहलाता है क्योंकि ये पेंटोस और फॉस्फेट से बना होता है। इस तरह बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं जो कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। डीएनए के फंक्शंस की बात करते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये एक जेनेटिकल मटेरियल ट्रांसफ़र करने वाला यूनिट है। ये मेन सोर्स है ऑफस्प्रिंग्स में जेनेटिकल मटेरियल ट्रांसफ़र करने का काम करता है पेरेंट से लेकर ऑफस्प्रिंग्स में। ये जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। रेप्लिकेशन डीएनए अपने जैसा दूसरा डीएनए बनाता है तो उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। और ये ज़रूरत कब पेश आती है? सेल डिवीज़न होने में। एक सेल डिवाइड होने के लिए डीएनए अपनी खुद की कॉपी तैयार करता है जो सेल डिवीज़न में डॉटर सेल्स को इक्वली डिवाइड होते हैं। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरी है। डीएनए क्रोमोसोम्स के अंदर होता है तो सेल डिवीज़न के दौरान क्रोमोसोम्स की हेल्प से इक्वली डिवाइड होते हैं जिससे डीएनए डॉटर सेल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। मतलब डीएनए क्रोमोसोम्स की हेल्प से इक्वली डिवाइड होता है। रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर होता है क्रोमोसोम्स का तो न्यू कॉम्बिनेशन अराइज होता है जिससे न्यू जीन्स की फॉर्मेशन होती है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म सेल्स को मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत होती है अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। सेल्स को प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एक सोर्स है जो डीएनए से बनता है। ये हमारी बॉडी में सेल्स के मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। म्यूटेशंस अगर न्यूक्लियोटाइड में कोई तब्दीली आ गई है सीक्वेंस में जो एक म्यूटेशन कॉज करती है तो ये वेरिएशन की रिस्पॉन्सिबल होती है और इसी वजह से वेरिएशंस की वजह से न्यू स्पीशीज़ की फॉर्मेशन होती है। डीएनए म्यूटेशंस और रिकम्बिनेशन के ज़रिए जेनेटिक वेरिएशन को प्रमोट करता है जो एवोल्यूशन और एडॉप्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। म्यूटेशंस के असर मुख्तलिफ हो सकते हैं, कुछ बेज़रर होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं जैसे एवोल्यूशनरी बेनिफिट्स और कुछ नेगेटिव हो सकते हैं जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह जैसे कि कैंसर वगैरह। तो ये था डीएनए का स्ट्रक्चर और डीएनए के कुछ फंक्शंस। डीएनए के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को समझना साइंटिफिक और मेडिकल की नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक बायोमॉलिक्यूल ही नहीं बल्कि ज़िंदगी की बुनियाद है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक यूनिक और कॉम्प्लेक्स कोड के तौर पर मौजूद होती है। डीएनए के बारे में समझना न सिर्फ जेनेटिक डिजीज़ का इलाज ढूंढने में हेल्पफुल होता है बल्कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस को भी प्रमोट करता है। Thank you for giving your precious time and attention to our discussion on DNA. Your dedication to watching and understanding this video is greatly appreciated. Please like, share and subscribe our channel. Thanks again and take care.